हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, ये हमारा सेकेंड वीडियो है आरसी सर्किट के ऊपर बेस्ड। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे कोई कैपेसिटर जब आरसी सर्किट में कनेक्टेड होता है और आरसी सर्किट का पार्ट होता है तो उसकी चार्जिंग किस तरह से होती है, और उसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग उस एक्सप्रेशन का यूज़ देखेंगे, मतलब हम कैसे उस एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। और उसका एक्सप्रेशन था टू Q as a function of time equal to Q max into 1 minus e raised to power t by tau। तो इसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे ये इंस्टेंटेनियस चार्ज है और दिस इज चार्ज एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम चार्ज, और जो हमारा ये टाउ है ये टाइम कांस्टेंट जिसकी वैल्यू r इंटू सी होती है, एंड दिस इज द टाइम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आरसी सर्किट के प्रॉब्लम के अंदर ये जो एक्सप्रेशन होता है क्यू मैक्स का, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं और टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लें शॉर्टिंग ऑफ रेजिस्टर के ऊपर। मान लीजिए ये एक सर्किट है और इसमें एक रेजिस्टेंस है और करंट इस ब्रांच में आ रहा है, और यहां पे हमने क्या करा है, एक स्विच लगा दिया है। अब देखिए यहाँ पे जो वायर है वो कैसे कनेक्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस के एक एंड से कनेक्ट होकर अगर मैं स्विच को ऑन कर दूंगा तो ये दूसरे एंड को कनेक्ट करेगा। ठीक है, फिलहाल इस सिचुएशन में जब स्विच ओपन है तो क्या होगा, जो करंट यहाँ पे आ रहा है वो इस तरफ से तो नहीं जाएगा बिकॉज यहाँ पे डिसकनेक्टेड है, तो यहाँ पे करंट जाने का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरफ करंट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो सारा का सारा करंट किसके थ्रू जाएगा, आर के थ्रू जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इस स्विच को कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, ये जो करंट आ रहा है यहां पे, अब इसके पास ये दोनों पाथ चेक करता है बच्चों। तो अगर इसके थ्रू ये जाना चाहे तो इस पाथ में कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हो रहा है, और अगर ये इसके थ्रू जाएगा तो रेजिस्टेंस ऑफर होगा। अब ये जो पाथ है रेजिस्टेंस लेस है, हाँ, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये क्या प्रेफर करेगा, सारा का सारा करंट इसके थ्रू चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि करंट विल नॉट यूज दिस पार्ट, ये जो रेजिस्टर है इसको यूज नहीं करेगा, इसके थ्रू नहीं जाएगा। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड शॉर्टिंग ऑफ अ रेजिस्टर। अगर आप एक रेजिस्टर के दोनों टर्मिनल को किसी वायर से कनेक्ट कर दे तो रेजिस्टेंस का रोल खत्म हो जाता है। ठीक है, अब वो सारा का सारा करंट इसके थ्रू जाता है। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से देखूं तो इसका अगर हम रीड्रॉ करें सर्किट को तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का रोल यहां पे खत्म हो गया। तो अब आप इसको रीड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, ये करंट आई इस पाथ पे जाएगा। ठीक है, अब हमने रेजिस्टेंस को ऐसे निकाल दिया। अब इसको और भी हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सिंपल कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ ऑफ वायर मैटर नहीं करता है, तो मैं इसको स्ट्रेट कर सकता हूं। इसका मतलब ये ऐसे बना दिया, तो सारा करंट किस में होगा, ऐसे वायर के थ्रू चला जाएगा, रेजिस्टर का यहां पे कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, जो आरसी सर्किट से रिलेटेड है वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे और देखेंगे कि इसका यूज कहां पे है। आपको कुछ जगहों पे आपको इसका यूज दिखेगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट्स आपको पहले करा दिया कि भाई कभी भी एक रेजिस्टर को शॉर्ट करते हैं उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, आइए अब देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये एक आरसी सर्किट है, इसमें एक कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैरेड का और 10 ओम रेजिस्टर यहाँ पे कनेक्टेड है इसके साथ सीरीज में, और ये 2.5 वोल्ट का एक सेल लगा हुआ है, और एक और रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है Q मैक्स। ठीक है, जो एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था Q एज अ फंक्शन ऑफ T का Q मैक्स इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर T बाई टाउ, इसमें Q मैक्स हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो Q मैक्स की वैल्यू होती है ना, एक्चुअली ये होता है कि किसी कैपेसिटर में कितना चार्ज मैक्सिमम स्टोर हो सकता है, यानी कि जब वो स्टेडी स्टेट अचीव कर लेगा हमारा ये सर्किट, तो उसके अंदर कितना चार्ज
स्टोर हो जाएगा। तो इसका मतलब जब भी मैं क्यू मैक्स कैलकुलेट करूंगा तो वी हैव टू टेक कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। हमें कैपेसिटर को एक स्टेडी स्टेट में लेना पड़ेगा। और स्टेडी स्टेट क्या होता है? स्टेडी स्टेट जब वो चार्जिंग, फर्दर चार्जिंग इसमें होना बंद हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जब फर्दर चार्जिंग नहीं होगा या स्टेडी स्टेट पे जब कोई कैपेसिटर आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं ना कि नो करंट कैन फ्लो थ्रू द ब्रांच हैविंग कैपेसिटर। जिस भी ब्रांच में एक कैपेसिटर है और वो फुल्ली चार्ज है तो उसके थ्रू कभी भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा अगर ये कैपेसिटर स्टेडी स्टेट अचीव कर चुका है तो। ठीक है, तो हमें जब भी क्यू मैक्स निकालना है तो पहली चीज एज्यूम कर लेनी है कि ये चाहे क्वेश्चन में ना दिया हो लेकिन आपको एज्यूम करना है कि ये स्टेडी स्टेट अचीव कर लिया। तो चलिए हमने स्टेडी स्टेट इसको अचीव करा दिया और स्टेडी स्टेट जैसे ही अचीव कर लिया तो हमें ये मानना है कि इस ब्रांच के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। करेक्ट है? ओके, तो अब क्या होगा, हमारा सेल से जो करंट जाएगा वो इस तरफ नहीं जाएगा क्योंकि ये वो ब्रांच है जिसमें फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है और फुल्ली चार्ज कैपेसिटर ब्रोकन वायर की तरह काम करता है, यानी कि सर्किट को तोड़ देता है। तो इसमें करंट नहीं जाएगा। तो ये सारा का सारा करंट, सपोज आई करंट निकल रहा है तो ये सारा करंट ऐसे जाएगा। ठीक है, इस रेजिस्टर से होता हुआ ऐसे आएगा और वापस बैटरी में चला जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहां पे जो रेजिस्टर है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है क्योंकि ये इस ब्रांच का पार्ट है और इसमें कोई करंट नहीं आ रहा है तो इस रेजिस्टर को भी कोई करंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब है दिस रेजिस्टर हैज जीरो करंट, है ना, जीरो करंट है। तो अब एक बात बताइए, इसके क्रॉस जब मैं इसको क्रॉस करूंगा तो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस होता है I इंटू आर। अब यहां पे I की वैल्यू जीरो है, रेजिस्टेंस चाहे कुछ भी हो, 10 ओम हो या कुछ भी हो, तो यहां का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? जीरो होगा, यानी कि इसके थ्रू कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है। ठीक है जी, ओके। तो फिलहाल मेरे लिए ये क्या है, ये एक वायर है क्योंकि वायर में भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा और इस रेजिस्टर में कोई करंट नहीं है, इस वजह से इसके क्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो वी कैन सेफली एज्यूम दिस रेजिस्टर एज अ कंडक्टर। ठीक है, अब देखिए, देखा जाए तो हमारा सर्किट अब कैसा हो गया, इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टर का कोई रोल नहीं है और करंट हमारा जो फ्लो हो रहा है ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज द ओनली एक्टिव पार्ट। ये जो ब्रांच है, ये जो लूप है, यही सिर्फ एक्टिव है। ठीक है, अब देखिए कैपेसिटर का चार्ज निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, C इंटू वी अक्रॉस द टू प्लेट्स। ये पैरेलल लाइंस का मतलब है दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल। तो कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, तो ये हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्यू मैक्स आ जाएगा। अब देखिए, अब कैपेसिटेंस तो हमें पता है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखना। देखिए इस प्लेट पे पहले आइए, मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट है, अगर करंट जा रहा होता तो इधर से ही जाता, तो ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है जो कि फुल्ली चार्ज है। ठीक है जी, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। क्यों? क्योंकि मैं जब यहां से यहां मूव कर रहा हूं तो यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है और अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो डेल्टा V इक्वल टू आई आर। आई कुछ भी हो, रेजिस्टेंस जीरो है तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो यहां से यहां आने में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। लेट्स से यहां पे पोटेंशियल V1 है या V पॉजिटिव है। ठीक है, यहां पे पोटेंशियल V पॉजिटिव है, तो यहां पे V पॉजिटिव है। जब मैं यहां तक आया कोई पोटेंशियल में ड्रॉप नहीं आया, यहां आया फिर भी कोई पोटेंशियल में ड्रॉप नहीं आया क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस मेरे रास्ते में नहीं आया। इसका मतलब जब तक वायर होगा तब तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा और मैं यहां आ गया। ठीक है, एंड इन दिस सर्किट दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ पोटेंशियल। तो यही हमारा पोटेंशियल का सोर्स है और इस पे लिखा है 2.5 वोल्ट। तो यहां जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसके ऊपर इसका पोटेंशियल क्या होगा, 2.5 वोल्ट। ठीक है, 2.5 वोल्ट। अब देखो बच्चों, इसका मतलब तो ये हुआ
कि अगर मैं यहां से यहां एक वायर के थ्रू आ सकता हूं, है ना, यहां से यहां तक एक वायर के थ्रू जा सकता हूं, और वायर के थ्रू जाने का मतलब है रेजिस्टेंस जीरो, और रेजिस्टेंस जीरो होने का मतलब है कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा पूरी जर्नी में। तो जब मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो मेरी जर्नी में कोई भी रेजिस्टर सामने नहीं आया है, इसलिए कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम होगा। और यहां का पोटेंशियल क्या, कैसे डिनोट किया बच्चों, बी पॉजिटिव, यानी वी पॉजिटिव का जो पोटेंशियल है वो 2.5 वोल्ट है। क्लियर है? ठीक है, तो वी पॉजिटिव का यानी कि प्लेट के पॉजिटिव प्लेट का जो पोटेंशियल होगा वो होगा 2.5 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा टारगेट है ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, तो एक प्लेट का तो पोटेंशियल निकाल लिया, अब इसी तरह हम लोग दूसरे प्लेट का पोटेंशियल निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, तो हम डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटी। ओके, तो अब इसकी बारी है, इसको मैं डिनोट करता हूं वी नेगेटिव, यानी नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल। अब बच्चों देखिए सेम फंडा यूज करेंगे, हम लोग ट्रैवल करेंगे और रास्ते में देखेंगे कोई ऐसा सोर्स है जो पोटेंशियल को ड्रॉप या गेन करा रहा है। ठीक है, अब देखिए जब मैं यहां से यहां तक आऊंगा, यहां से चलूंगा, तो अभी तक कोई भी रेसिस्टर मेरे सामने नहीं आया है, तो वायर की वजह से कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। तो वी नेगेटिव अगर पोटेंशियल है तो यहां भी वी नेगेटिव है, यहां भी वी नेगेटिव है, यहां भी वी नेगेटिव है। अब हमारे सामने क्या आ गया बच्चों, ये रेसिस्टर आ गया 10 ओम का। अब देखिए क्या ये 10 ओम, मैंने पहले ही इसको क्या किया है, इसको रिप्लेस कर दिया वायर से। क्यों? क्योंकि इसमें इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है और करंट ना होने की वजह से इसका पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होगा, तो ये वायर भी हमें पोटेंशियल ड्रॉप नहीं देगा। तो इस तरह से अगर यहां पे V नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, इस तरह से यहां भी क्या होगा, V नेगेटिव, है ना, यहां का पोटेंशियल भी क्या होगा, V नेगेटिव के बराबर होगा। और हमें पता है कि किसी सेल के अंदर अगर एक ही सेल है तो सडनली उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है 2.5 वोल्ट का है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो 0 वोल्ट का है। ठीक है, तो यहां का पोटेंशियल जो होगा हमारा बच्चा, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसका पोटेंशियल हो जाएगा 0 वोल्ट। तो इसका मतलब ये जो 0 वोल्ट है वही नेगेटिव, वी नेगेटिव की वैल्यू भी 0 वोल्ट है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं वी नेगेटिव की वैल्यू 0 वोल्ट। अब हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस था वी पैरेलल, है ना, वो क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल। ठीक है, अब पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल क्या है 2.5 वोल्ट्स और नेगेटिव का 0। इस तरह से हमारा जो पोटेंशियल आया वो कितना आ गया 2.5 वोल्ट्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बच्चों, क्यू मैक्स, और क्यू मैक्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, क्यू मैक्स इक्वल टू सी इंटू वी पैरेलल। तो वी पैरेलल यानी वी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स 2.5 वोल्ट और हमारा जो C गिवन है वो क्या है 4 माइक्रोफेराड। तो आज का जो एक्सप्रेशन आ गया Q मैक्स का वो आ गया C दैट इज 4 माइक्रोफेराड इनटू 2.5 वोल्ट्स दैट इज 10 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, मैक्सिमम चार्ज और चार्ज एम्पलीट्यूड। बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग टाउ कैलकुलेट करेंगे, इसी सर्किट में टाउ का कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए टाउ कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, टाउ क्या है हमारा टाइम कांस्टेंट, टाउ इज आवर टाइम कांस्टेंट, इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट, मतलब वो टाइम जितने में ये 63% चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इसका स्टेप ये है, आप क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आप जहां भी सेल है ना उसको शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने का मतलब क्या है, आप क्या करोगे, सेल को यहां से हटा दोगे। ठीक है, और सेल को हटाने के बाद आप इसे ऐसे कनेक्ट कर दोगे। स्टेप नंबर 1। तो स्टेप क्या है बच्चों, स्टेप 1 क्या है कि आप सेल को रिमूव करो, है ना, एंड फिल द गैप विद वायर, है ना, जो गैप बनेगा उसको वायर से फिल कर दो, यानी कि दोनों एंड को से कनेक्ट कर दो। अब हमारा सर्किट कुछ इस तरह का दिखेगा। अब देखो बच्चों यहां पे करना क्या है, हमें इस स्टेप के बाद आर इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, आर इक्विवेलेंट। अगर मैं स्टेप 2 की बात करूं तो स्टेप 2 में क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन
टू प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में हमें क्या करना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। किसके प्लेट्स, जो कैपेसिटर है उसके दोनों प्लेट्स के बीच में इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालना है। अब क्या करेंगे बच्चों, तो इसके लिए हम लोग पॉइंट मेथड यूज कर सकते हैं सर्किट को सिंपल करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को ए एज्यूम कर लेते हैं, इसको बी एज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, जो पॉइंट मेथड में हम लोग पॉइंट यूज करते हैं वो एक्चुअली कंसेप्चुअली वो एक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जब तक पोटेंशियल सेम है तब तक उस पॉइंट का नाम आप नहीं चेंज करोगे। तो यहां पे मान लीजिए इस पॉइंट को हमने ए नाम दिया, यानी कि पोटेंशियल जो यहां पे है वो VA कह सकते हैं। तो यहां का पोटेंशियल, और फिर देखिए यहां पे वायर है, यहां तक वायर है, यहां तक वायर है, तो कोई भी पोटेंशियल में ड्रॉप नहीं होगा। तो अभी भी इस पॉइंट का भी नाम अगर मुझे देना पड़े तो मैं इसको क्या दूंगा, ए नाम दूंगा, ठीक है। और फिर आता रहूंगा, अभी भी कोई पोटेंशियल में ड्रॉप नहीं है, तो इसका भी नाम क्या दूंगा बच्चों, ए दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, ए, ये भी ए होगा क्योंकि अभी भी रास्ते में कुछ भी नहीं आया जो पोटेंशियल ड्रॉप या गेन कराए। तो जब तक आपके पाथ में कोई रेसिस्टर या कोई एक्टिव रेसिस्टर, मतलब जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, उसको बोलते हैं एक्टिव रेसिस्टर। अगर आपके रास्ते में कोई एक्टिव रेसिस्टर नहीं आ रहा है तो पॉइंट का नाम आप नहीं बदलोगे, ठीक है। तो यहां तक देखिए, यहां तक आते हुए मुझे रास्ते में कोई भी एक्टिव रेसिस्टर या फिर एक्टिव सेल नहीं मिला, इसलिए मैंने इसका नाम चेंज नहीं किया। तो ये पॉइंट ए है। अच्छा, नेमिंग का पर्पस क्या है, हम जो नेमिंग करते हैं ना, वो हमारा पर्पस होता है कि हर रेसिस्टर के टर्मिनल का एक नाम दें, है ना। जैसे ये रेसिस्टर था तो इसका एक टर्मिनल इधर है, तो इस टर्मिनल का नाम हमें देना होता है। हम वहीं पे नेमिंग करना छोड़ देते हैं जब हमें वो टर्मिनल मिल जाता है। हर रेसिस्टर का एक टर्मिनल नेम होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसका नाम, अब देखिए अगर मैंने इसको ए एज्यूम किया था, इस प्लेट को, है ना, इस प्लेट के पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल होगा उसको मैंने ए नेम दिया, तो ए यहां भी ए हो गया। अब देखिए इस प्लेट का जो पोटेंशियल है मान लीजिए बी है, तो बी बी बी। अब देखो बच्चों बी, लेकिन यहां के बाद क्या हो रहा है, हमारे रास्ते में क्या आ रहा है, हमारे रास्ते में एक रेसिस्टर आ गया, तो हमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल में चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम बदलना पड़ेगा हमें, और इसका नाम बदलेंगे तो क्या, अच्छा आप इसको थोड़ा दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। अगर मैं इस तरफ से देखूं तो ये इस पॉइंट का नाम ए है, तो अभी भी देखिए इस पॉइंट का भी नाम ए होगा, ए होगा, ए होगा, ए होगा, ए होगा, ए होगा, और इसका भी क्या होगा, ए होगा। इस तरह से इस पॉइंट का भी नाम क्या है, ए है। और अब इस पॉइंट का भी नाम क्या होगा, ए होगा, क्योंकि अभी भी मेरे रास्ते में क्या हो रहा है, कोई भी एक्टिव रेसिस्टर या एक्टिव सेल नहीं आया। तो यहां से लेकर यहां तक पॉइंट का नाम क्या है, ए, और इसका नाम क्या है, क्योंकि अब बीच में रेसिस्टर आ गया है इसलिए मुझे इसकी नेमिंग बदलनी पड़ेगी। तो ऑलरेडी हमने इसको बी नेम दे रखा है, तो ये बी रहेगा। अब क्या करना है बच्चों, यहां पे देखिए, यहां पे ये रेसिस्टर, अभी जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया था कि शॉर्टिंग ऑफ रेसिस्टर, तो ये जो 2 ओम का रेसिस्टर है ये इस वायर की वजह से शॉर्ट हो गया। देख रहे हो आप, यहां से लेकर यहां तक एक वायर है, और दूसरे सेंस में बोले कि इस टर्मिनल का पोटेंशियल भी VA है और इस टर्मिनल का पोटेंशियल भी क्या है, VA है। मतलब जो हमारा रेसिस्टर है उसके क्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, दोनों तरफ सेम पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो रेसिस्टर है ये यूजलेस है, ठीक है। इसे हमें सर्किट से रिमूव कर देना चाहिए। अगर मैं इसको रिमूव करता हूं सर्किट से तो हमारा सर्किट कैसा दिखेगा बच्चों, हमारा सर्किट दिखेगा ये 2 प्लेट कैपेसिटर का, ये रेजिस्टेंस और ये, क्योंकि ये पार्ट हमने रिमूव कर दिया, ये पार्ट हमने रिमूव कर दिया। तो ये हमारा क्या दिखेगा, रिजल्टेंट सर्किट कह सकते हैं रीड्रॉ करने के बाद। और इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या है 10 ओम, और इसका कैपेसिटेंस क्या है 4 माइक्रोफैरड। तो इसकी नेमिंग याद रखिए, यहां पे क्या था, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम भी क्या है, ए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमारा टारगेट था ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
हालांकि इसमें बहुत क्लियर है, ए और बी के बीच में अगर मैं ए से चलना शुरू करूं और बी की तरफ पहुंचने की कोशिश करूं तो रास्ते में सिर्फ एक ही रेजिस्टर आ रहा है, वो है 10 ओम का रेजिस्टर, तो इसलिए R इक्विवेलेंट 10 ओम ही होगा। बट फिर भी मैं आपको इस मेथड के लिए बता देता हूं कि इस मेथड से कैसे करते हैं। तो दोनों प्लेट्स को लेफ्ट और राइट, दोनों प्लेट्स के पॉइंट को मैं लेफ्ट और राइट में डिनोट कर देता हूं, ए एंड बी। अब क्या करते हैं, ए और बी के बीच में देखते हैं कितने रेजिस्टर कनेक्टेड है। तो ए से चल रहा हूं मैं और बी तक आने में मुझे सिर्फ एक ही रेजिस्टर दिखा, वो है 10 ओम का, तो ये हमारा 10 ओम रेजिस्टर हो गया। इसका मतलब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्योंकि एक ही है, एक ही बचा, तो क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 10 ओम। और आपको पता है टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ होता है हमारा R इंटू सी। R बेसिकली होता है R इक्विवेलेंट अक्रॉस दी टू प्लेट्स ऑफ दी कैपेसिटर। दोनों प्लेट्स जो कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स होते हैं उसके बीच का R इक्विवेलेंट, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया। अब R इक्विवेलेंट हमारा 10 ओम है, ठीक है, और कैपेसिटेंस क्या है 4 माइक्रोफैरड, तो 4 माइक्रोफैरड, तो इस तरह से हमारे क्या हो गया 40 माइक्रो, और टाउ का जो यूनिट होता है वो टाइम के यूनिट के बराबर होता है, यानी कि सेकेंड्स, तो 40 माइक्रो सेकेंड्स, यानी कि इस सर्किट का जो हमारा टाउ है दैट विल बी 40 माइक्रो सेकेंड्स। तो ये था बच्चों हमारा किसी भी आरसी सर्किट के अंदर टाउ कैलकुलेट करने का तरीका और मैक्सिमम चार्ज निकालने का तरीका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड चार्ज। आइए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर इस सर्किट के अंदर एक ईएमएफ है, सोर्स ऑफ डीसी वोल्टेज, ये एक हमारा सेल लगा है और एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और दो रेजिस्टर्स हैं R1 एंड R2, और ये हमारा C एक कैपेसिटर है, और हमें फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू जो कि इसके अंदर स्टोर हो सकता है ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस। तो आपको पता है कि Q मैक्स हमेशा जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया, वो स्टेडी स्टेट एज्यूम करके करते हैं। तो हमने स्टेडी स्टेट एज्यूम कर लिया, और स्टेडी स्टेट जैसे ही एज्यूम करते हैं तो हमें ये मानना पड़ेगा कि उस कैपेसिटर वाले ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि इस रेजिस्टर से भी कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो मेरे लिए ये रेजिस्टेंस यूजलेस है, तो आप इसको ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें, क्योंकि ये पोटेंशियल ड्रॉप नहीं कर रहा है, तो फिलहाल के लिए देखिए ये जो हम लोग करते हैं ना, रिमूव करते हैं रेजिस्टेंस को, ये दो केसेस में करते हैं, या तो करंट इसमें फ्लो ना हो या फिर वो शॉर्टेड हो, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। अब लेकिन ये बच्चों, ये जब चार्ज कैलकुलेट कर रहा हूं तभी ये करना है, ठीक है। जब मैं R इक्विवेलेंट निकालूंगा टाउ के लिए, तब आप इसको सिर्फ एक ही रेजिस्टर को आप रिमूव करेंगे जो शॉर्टेड होगा, इसको नहीं करेंगे, जिसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है वो वाला पार्ट नहीं करोगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ कि हमें Q मैक्स निकालना है, तो हमें इन दोनों प्लेट के बीच का पहले पोटेंशियल निकालना है। इसका नाम हमने दे दिया VA, इसका B, तो ये हमारा पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट B, या फिर ऐसे कह सकते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल और ये नेगेटिव पोटेंशियल। दोनों प्लेट के पोटेंशियल को मैंने ऐसे डिनोट कर दिया। अब हमें बेसिकली VA निकालना है, तो आप देखिए यहां से चलते हैं, ये अगर V पॉजिटिव, अब ये हटा दो, ये भी हटा दो, हमें V पॉजिटिव लिया है। तो अगर इस यहाँ का पोटेंशियल V पॉजिटिव है, तो यहाँ तक कोई भी ड्रॉप या गेन नहीं हुआ, तो ये भी V पॉजिटिव रहेगा, ये भी V पॉजिटिव रहेगा, ये भी V पॉजिटिव रहेगा, और ये भी V पॉजिटिव रहेगा, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल और कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल बिल्कुल सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि V पॉजिटिव इज सेम एज E वोल्ट, ठीक है ना, E वोल्ट है। अब इसी तरह से अगर मैं नेगेटिव प्लेट की पोटेंशियल की बात करूं, तो V नेगेटिव, अभी देखिए इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप नहीं कराएगा, तो V नेगेटिव, यहां भी क्या होगा V नेगेटिव, ठीक है, और यहां तक भी क्या होगा V नेगेटिव, क्योंकि रास्ते में कुछ भी कोई रेजिस्टर या सेल नहीं आया है। ये भी V नेगेटिव, ये भी V नेगेटिव, और ये भी V नेगेटिव, इसका भी पोटेंशियल V नेगेटिव होगा। अब बच्चे रास्ते में क्या आ रहा है,
देखिए अब यहां से जब आपको आपका जो अल्टीमेट टारगेट होता है वो सेल के दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने का होता है। तो जब आप यहां से यहां आओगे तो बीच में क्या आ गया, एक रेसिस्टर आ गया, और ये एक्टिव रेसिस्टर है। कैसे? क्योंकि देखिए जब यहां से करंट फ्लो करेगा तो ये ब्रांच तो ब्लॉक हो गया, इसने ब्लॉक कर दिया, कैपेसिटर ने डीसी सोर्स को क्या करता है, डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है जब वो फुल्ली चार्ज हो जाता है। तो इधर तो कोई करंट आएगा नहीं, तो सारा करंट किधर से चला जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और इस रेसिस्टर के थ्रू भी वो करंट जाएगा। तो मान लेते हैं ये करंट हमारा क्या है, आई है, ठीक है ना। तो इस प्लेट का जो पोटेंशियल था वी नेगेटिव, यहां पे भी क्या होगा, वी नेगेटिव। इस रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं था क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। फिर यहां तक आए वी नेगेटिव, लेकिन इस रेजिस्टर में करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए इसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और वो कितना होगा बच्चों, जब आप इस तरफ से इस तरफ आ रहे हो तो, और करंट भी इधर ही जा रहा है, तो इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। वॉट एवर पोटेंशियल इज हेयर, उसमें ये इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जब मैं यहां आऊंगा इस प्लेट पे, तो मेरा पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, यहां का तो पोटेंशियल जीरो है, ठीक है, तो जीरो और इसके बीच में क्या है, यहां पे हाई पोटेंशियल कह सकते हैं, जो वी नेगेटिव को इस रेजिस्टर के लिए हाई पोटेंशियल बोलेंगे क्योंकि यहां से करंट फ्लो कर रहा है और यहां जीरो पोटेंशियल पे आ रहा है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस वी नेगेटिव माइनस जीरो, वी नेगेटिव माइनस जीरो इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है, आई इंटू आर। तो वी नेगेटिव का पोटेंशियल क्या हो गया, आई आर, ठीक है ना। अब आई कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, यहां तो बहुत सिंपल है। देखिए यही हमारा एक्टिव सर्किट है, तो इसमें एक सेल है और दो रेजिस्टर हैं, दोनों सीरीज में लगे हुए, तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वी नेगेटिव का पोटेंशियल होगा। करंट के लिए क्या करें, ईएमएफ डिवाइडेड बाय इस लूप में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करेंगे, R2 एंड R2 प्लस R, क्योंकि दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो R2 प्लस R ये हमारा करंट की जगह आ गया, और ये R, तो हमारा नेगेटिव प्लेट है उसका पोटेंशियल इस तरह से ER डिवाइड बाय R2 प्लस R आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारा V पॉजिटिव है E एंड V नेगेटिव है ER डिवाइड बाय R2 प्लस R। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेता हूँ, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव इक्वल टू E माइनस ER डिवाइड बाय R2 प्लस R, ठीक है। अगर मैं कॉमन ले लूँ E तो आ जाएगा 1 माइनस R अपॉन R2 प्लस R, और इसे अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा E R2 प्लस R माइनस R डिवाइड बाई R2 प्लस R। ये R कैंसिल हो गया, तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया E टाइम्स R2 डिवाइड बाई R2 प्लस R। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी टू प्लेट्स ऑफ दी कैपेसिटर आ गया। अब हमें क्या करना है, Q मैक्स निकालना है। तो Q मैक्स के लिए क्या करते हैं बच्चों, Q मैक्स के लिए कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर दैट इज C इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, जो कि V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव ER2 डिवाइड बाई R2 प्लस R है। तो मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ ER डिवाइड बाई R2 प्लस R। तो ये हमारा आ गया चार्ज एम्पलीट्यूड इस सर्किट के अंदर, ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं कि इसका टाउ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टाउ कैलकुलेट करने के लिए आपको जो तरीका बताया है उसमें सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले सेल को शॉर्ट करते हैं, सेल को रिमूव करके यहाँ पे वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो सेल को हटा के अगर मैं वायर से कनेक्ट कर दूँ तो ये हमारा यहाँ तक का मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, बीच में इसको रिमूव करके वायर कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गया। रीड्रॉ करने के बाद जब मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करूँगा सेल को रिमूव करके, तो मैं इस तरह से बनाऊंगा। फिर इसके बाद क्या आता है, एक स्मॉल r, ये स्मॉल r आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ आएंगे और बाकी का आपको एज इट इज क्या करना है, ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स हो गए, ये R1 हो गया, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज स्मॉल r। अब क्या करना है बच्चों, अब हमें दोनों प्लेट्स के बीच में R इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
ठीक है। अब एक बार चेक कर लो कोई वो शॉर्ट तो नहीं हो रहा है कोई वायर। देखिए इन दोनों टर्मिनल के बीच में कुछ ना कुछ है, मतलब डायरेक्ट ऐसा वायर हमें नहीं मिल रहा है जो कि इस टर्मिनल से चल के सीधा उस टर्मिनल पे चला जाए विदाउट हैविंग एनी रेसिस्टर। तो आप कोई भी पाथ से इस टर्मिनल से उस टर्मिनल पे जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं रास्ते में रेसिस्टर मिलेगा। तो इसका मतलब ये एक्टिव है और ये भी हमारा एक्टिव है। इसके बीच में दोनों टर्मिनल के बीच में क्या लगा हुआ है, एक कैपेसिटर है और रेजिस्टर है। ठीक है, तो ये भी शॉर्टेड नहीं है। तो हमें क्या करना है बच्चों, इसको एक प्लेट को ए मान लीजिए, स्मॉल ए, इसको बी, और नेमिंग करते रहिए जब तक कि हम सारे रेजिस्टर के टर्मिनल की नेमिंग ना करते हैं। तो देखिए ये ए, तो जब तक रास्ते में कुछ ना आए नाम नहीं बदलेगा ए। ठीक है, ए से इस रेजिस्टर का एक टर्मिनल का नाम हमने लिख दिया। फिर आगे चलेंगे ए, इस टर्मिनल का नाम भी हमने ए लिख दिया क्योंकि यहां तक अभी तक कुछ भी नहीं मिला हमारे रास्ते में। ठीक है, अब ये बी है। ठीक है, तो बी के बाद रेजिस्टर आ रहा है तो हमें इसका नाम बदलना पड़ेगा। तो इसका नाम मैं सी लिख देता हूं। तो सी, यहां भी सी है। ठीक है, अब फाइनली क्या करना है, ए और बी जो प्लेट्स का अपने जो नेम करा है कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स का, उसको लेफ्ट और राइट दो पॉइंट्स ले लो। ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब क्या करना है, अगर कोई और पॉइंट आ रहा है जैसे ए और बी के अलावा एक सी पॉइंट भी आया है तो आप सी को बीच में कहीं पे लिख दो पॉइंट सी। अब ए से सी तक कोई कनेक्शन है बच्चों, ए से लेकर सी तक कोई कनेक्शन है। ये देखो, तो इस सर्किट में हमारा ए से लेकर सी तक एक कनेक्शन है रेसिस्टर का, वो आप ड्रॉ कर दो। तो ए टू सी R2 रेसिस्टर, और इसको यहाँ पे कट लगा दो क्योंकि हमने इसको यूज कर लिया। उसके बाद क्या है कि B से लेकर C तक कोई रेसिस्टर है। देखिए ये B पॉइंट और ये C पॉइंट, इसके बीच में एक रेसिस्टर आ रहा है, वो है R1। ये भी ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, इस पॉइंट को मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये R2, ये पॉइंट C, और C एंड B के बीच में हमारा आ गया रेसिस्टर R1। अब देखिए A और C के बीच में एक और रेसिस्टर है स्मॉल r। तो हम लोग क्या करेंगे, A और C के बीच में एक और रेसिस्टर कनेक्ट कर देंगे स्मॉल r। अब देखो बच्चों, ये एकदम क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों रेसिस्टर हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और जो रिजल्ट आएगा R1 के साथ सीरीज हो जाएगा। तो मैं इसको रीड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, तो R2 R1 का डायरेक्ट क्या हो गया, डायरेक्टली लिख सकते हैं R2 इंटू R डिवाइड बाई R2 प्लस R। ये इसका इक्विवेलेंट हो गया, इसको मैं R डैश लिख देता हूं। फिर ये हमारा रेसिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है R1। ये पॉइंट हमारा B है और ये पॉइंट हमारा A है। अब A और B के बीच में हमारे पास दो रेजिस्टर्स दिख रहे हैं, एक ये R इक्विवेलेंट जो हमने निकाला है और एक R1। तो दोनों सीरीज में है इसलिए इनका R इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे बच्चों, R2R डिवाइड बाई R2 प्लस R। ये हो गया पहला रेजिस्टर प्लस दूसरा रेजिस्टर R1। तो इस तरह से हमने R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लिया। अब टाइम के लिए क्या करना होता है, टाइम कांस्टेंट मतलब टाउ के लिए क्या चाहिए, टाउ इक्वल टू होता है R इक्विवेलेंट बिटवीन टू प्लेट्स इनटू C। तो R इक्विवेलेंट हमारा क्या आया, R2 इंटू R डिवाइड बाई R2 प्लस R प्लस R1 टाइम्स C। ये हमारा क्या होगा, टाइम कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गया हो कि कैसे हम लोग Q मैक्स यानी कि स्टेडी स्टेट में चार्ज और टाउ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप ऐसे कुछ समझ पा रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए।